डेरे का आरंभ। प्रश्न। महाराज जी, बाबा जैमल सिंह जी कब और कैसे डेरे में आकर रहने लगे और आरंभ में डेरे का विकास किस प्रकार हुआ? बाबा जैमल सिंह जी महाराज फौज में नौकरी करते थे। उन दिनों जब भी वह अपने गांव से स्वामी जी महाराज के दर्शन के लिए आगरा या छुट्टी खत्म होने पर पलटन में वापस जाते थे तो उन्हें गाड़ी पकड़ने के लिए ब्यास रेलवे स्टेशन पर आना पड़ता था। यही स्टेशन उनके लिए सबसे नजदीक पड़ता था। उनका गांव घुमान था, जो यहां से करीब 10 मील दूर है, और इसलिए बाबा जी महाराज ब्यास से गुजरते थे। उन्हें यहां का एकांत बहुत अच्छा लगता था। संभव है कि उन्होंने तभी यह तय कर लिया हो कि फौज से रिटायर होने के बाद यहीं रहकर अपना समय भजन सिमरन में बिताएंगे। उन्होंने इस स्थान को क्यों चुना, यह तो वह खुद ही जाने। दीवान साहेब, फिर डेरे का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में आपको ज्यादा मालूम होगा, क्योंकि जब मैं डेरे में आया तब छोटा बच्चा ही था। मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। दीवान साहब का कथन। अपनी सैनिक सेवा के दौरान बाबा जैमल सिंह जी को हर साल 2 महीने से ज्यादा छुट्टी मिलती थी। उन्हीं दिनों में वे अपनी माताजी से मिलने 1-2 दिन के लिए अपने गांव घुमान जाते थे और फिर छुट्टी के बाकी 2 महीने यहाँ ब्यास नदी के किनारे भजन सिमरन में बिताते थे। उस समय यह स्थान बिल्कुल वीरान था। यह सुनसान जंगल था और लोगों का ख्याल था कि यहाँ जिन्न या भूत रहते हैं। चारों ओर कंटीले पेड़ और झाड़ियाँ, गहरे गड्ढे और नाले थे। कोई भी यहाँ आने का साहस नहीं करता था। भजन की चाह रखने वाले किसी व्यक्ति के लिए इससे अच्छी जगह और कौन सी हो सकती थी? बाबा जी महाराज ब्यास रेलवे स्टेशन से कुछ पैसों की रोटियां खरीद लाते थे। सन 1870 में 2-4 पैसों में दर्जनों रोटियां आ जाती थी। वे हर दूसरे तीसरे दिन एक रोटी पानी में भिगोकर नरम करके खा लेते थे और सारा समय अभ्यास में बिताते थे। बाबा जी महाराज को इस स्थान का एकांत वातावरण पसंद आ गया था। 1889 में बाबा जी रिटायर हुए। उन दिनों नदी के इस पार केवल 1-2 और उस पार 3 या 4 सत्संगी थे। पहले आप नदी के दूसरे किनारे की ओर यह देखने गए कि डेरा कहाँ बनाया जाए। आपने दोनों किनारे दूर दूर तक देखे और इस नतीजे पर पहुंचे कि दायां किनारा ज्यादा ऊंचा है। आपने कहा कि किसी समय दूसरे किनारे को नदी बहाकर ले जाएगी। जिन स्थानों पर आप उस समय गए वे सब तथा साथ ही 2-3 और गांव भी नीचे से नदी की तेज धारा के कारण धीरे धीरे डहकर पानी में डूब गए हैं। फिर आप उस तरफ रहने लगे क्योंकि यह जगह आपको बेहतर लगी। पास के गांव वाले आपसे कहते, इस जगह एक भूत रहता है और इस ओर जाने वाले पशु और मनुष्य वापस नहीं लौटते, सिर्फ उनके पिंजर ही मिलते हैं। बाबा जैमल सिंह जी जवाब देते, कोई बात नहीं, मैं भूत से दोस्ती कर लूंगा। देखेंगे कि हम दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। 1891 में आपने यहाँ 10 फुट लंबी और 8 फुट चौड़ी कोठरी बनाई, जिसकी दीवारें मिट्टी की और छत फूस की थी। काफी समय तक कोठरी के लिए लकड़ी का दरवाजा ना मिला, इसलिए कई महीनों तक यह बिना दरवाजे के ही रही। आप और एक अन्य सत्संगी काफी समय तक यहाँ रहते रहे। उस समय बहुत थोड़े सत्संगी थे, मुश्किल से 100 होंगे। अभी तक हुजूर महाराज सावन सिंह जी भी बाबा जी के पास नहीं आए थे। पर संत तो आखिर संत ही होते हैं और उनकी महानता का यश जरूर फैलता है। 1 वर्ष के अंदर ही आपने अपनी कच्ची कोठरी के सामने बाहर खुले स्थान में सत्संग करना शुरू कर दिया। पास के गांव के और नदी के दूसरे किनारे के एक गांव के लोग सत्संग के लिए आने लगे। बाबा जी महाराज ने भी उन गांवों में सत्संग के लिए जाना शुरू कर दिया। उन दिनों सत्संग में आने वालों की गिनती कभी 15 होती थी, कभी 20। फिर 1894 में हुजूर महाराज सावन सिंह जी को नामदान मिला। असल में डेरा उसी दिन से बढ़ना और फलना फूलना शुरू हो गया। बाबा जी महाराज खुद मरी पहाड़ पर हुजूर महाराज जी को नामदान देने के लिए गए।
मरी अब पाकिस्तान में है। हुजूर महाराज सावन सिंह जी करीब 2 वर्ष बाद जुलाई 1896 में पहली बार यहाँ डेरे आए। इसी दौरान आपने बाबा जी महाराज से यहाँ कुआं खुदवाने की आज्ञा ले ली, जिसके बनने में करीब 1 साल लग गया। फिर बाबा जी की कच्ची कोठरी को पक्का बनवाया गया। जब मैं 1910 में पहली बार यहाँ आया, उस समय मैंने उस कोठरी को इसी हालत में देखा था। इस कोठरी की 4 दीवारी एक हरी ईंट की बनी हुई थी, जिसके अंदर मिट्टी के लेप के ऊपर सफेदी की हुई थी। 1910 से 1921 तक यह कोठरी इसी रूप में रही। सन 1921 में हुजूर बड़े महाराज जी यानी हुजूर सावन सिंह जी महाराज ने मौजूदा कोठी का निर्माण कार्य शुरू करवाया। मैं 1921 या शायद 1922 में यहां आया होऊंगा, तब यह बन रही थी। दीवान साहब का कथन। हाँ हुजूर, उस समय इसे बनाने का काम चल रहा था और यह 1923 या 1924 में पूरा हुआ। बड़े महाराज जी भी कुछ समय उस कोठरी में रहे थे। उस समय बाबा जी महाराज के पास सिर्फ यह कोठरी ही थी और वह इसी में रहते थे। मौजूदा इमारत की नींव इसीलिए ऊंची है क्योंकि कोठरी का जो भी मलबा वगैरह था, महाराज जी ने उसे फेंका नहीं, बल्कि उससे जगह को ऊंचा करके उस पर कमरे बना दिए। हुजूर बड़े महाराज जी हम परिवार के लोगों को बताया करते थे कि जब आप पहली बार यहां आए तब गर्मी के दिन थे और आपने पहली रात बाहर खुले में ही बिताई। चारपाई बिस्तर आदि तो थे नहीं, इसलिए पेड़ों के नीचे चटाई बिछाकर ही लेट गए। पर आपको इस चिंता में रात भर नींद न आई कि बाबा जी महाराज ऐसे स्थान पर कैसे रह सकते हैं जहां ना पानी है ना कोई पक्का घर। फिर सवेरे हुजूर ने बीबी रुक्को को, जो बाबा जी महाराज की सेवा में थी, अपने सद्गुरु के स्नान के लिए सिर पर पानी का घड़ा लाते हुए देखा। बाबा जी महाराज बाहर खुले में ही स्नान करते थे, क्योंकि उन दिनों यहां कोई गुसलखाना नहीं था। फिर बीबी रुक्को ने हुजूर महाराज जी से पूछा, मैं आपके लिए भी पानी ले आऊं ताकि आप नहा सकें? महाराज जी के लिए यह जगह बिल्कुल नई थी, इसलिए उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं था। उन्होंने सोचा कि शायद बीबी रुक्को नदी से पानी लाती हैं, क्योंकि उन दिनों नदी बिल्कुल पास ही बहती थी। पर जब बीबी रुक्को ने नहाने के लिए पानी बाल्टी में डाला तो महाराज जी ने देखा कि पानी बिल्कुल साफ है। आपने सोचा कि यह नदी का पानी तो हो ही नहीं सकता। आपने बीबी रुक्को से पूछा कि वह पानी कहाँ से लाती हैं। उन्होंने जवाब दिया, मैं गांव के कुएं से पानी लाती हूं। गांव कुछ दूर था, करीब आधा मील दूर। अब तो डेरा इतना फैल गया है कि गांव बिल्कुल पास लगता है, पर उन दिनों जब चारों ओर जंगल और झाड़ियां थी, गांव काफी दूर लगता था। हुजूर बड़े महाराज जी हमें बताया करते थे कि यह जानकर उन्हें बड़ी शर्म महसूस हुई कि उनके नहाने के लिए बीबी रुक्को को इतनी दूर गांव से पानी लाना पड़ता है। अगले दिन आपने बीबी जी से विनती की, अगर इजाजत दें तो मैं बाबा जी के स्नान के लिए गांव से पानी ले आऊं। महाराज जी पहले कभी उस गांव में नहीं गए थे और ना ही आपने कभी सिर पर इतना भार उठाया था। बड़े महाराज जी फरमाया करते थे, मैंने कुएं पर जाकर घड़ा भर तो लिया, पर जब सिर पर रखा तो बहुत भारी लगा। हुजूर ने अपनी नौकरी के दौरान कभी बहुत वजन नहीं उठाया था। उन्होंने कभी इस तरह का सख्त काम नहीं किया था। आप कहते थे, खैर मैं काफी कठिनाई के साथ पानी तो ले आया, पर राह में महसूस किया कि काफी लोग डेरे में आते हैं, इसलिए यहां पानी पीने और नहाने धोने के लिए कुआं होना चाहिए। पहले हुजूर बड़े महाराज जी ने बीबी रुक्को से कहा कि वह बाबा जी महाराज से कुआं खुदवाने की इजाजत ले लें। आपने कहा कि मेरे पास कुआं खुदवाने के लिए पैसे भी हैं और मैं हर तरह का प्रबंध भी कर सकता हूं। बीबी रुक्को ने कहा
आप खुद ही बाबाजी महाराज से बात करें। मैं तो यह इजाजत नहीं मांगूंगी, क्योंकि इससे मैं बाबाजी महाराज के लिए रोज पानी लाने की अपनी सेवा से वंचित हो जाऊंगी। बड़े महाराज जी ने बहुत सोच विचार के बाद काफी झिझकते हुए बाबाजी से विनती की, आपकी इजाजत हो तो मैं चाहता हूं कि यहां कुआं खुदवा दूं, ताकि बीबी रुक्को को पानी के लिए इतनी दूर गांव में ना जाना पड़े। वैसे भी काफी लोग यहां आते हैं और वे भी इसका फायदा उठा सकेंगे। पहले तो बाबाजी ने मना कर दिया। आपने कहा, नहीं, मैं तो साधु हूं। आज मैं यहां हूं क्योंकि मुझे इस जगह का एकांत पसंद है और मैं यहां अभ्यास करता हूं। कल मुझे यह जगह अच्छी ना लगे तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। आज यहां सत्संगी मेरे पास आते हैं और मैं सत्संग करता हूं। हो सकता है कल मैं किसी और गांव में चला जाऊं, परसों किसी और गांव में। मैं यहां कोई ऐसी चीज नहीं बनाना चाहता जो मुझे बांधकर यहीं बिठाए रखे। मेरी एक फूस की झोंपड़ी है जिसे मैं जब चाहूं गिराकर कोई और ठिकाना ढूंढ सकता हूं। इसलिए यहां कुआं खुदवाने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद हुजूर महाराज जी वापस पलटन में चले गए। अगली बार जब हुजूर बड़े महाराज जी यहां आए तो उन्होंने बाबाजी से फिर वही विनती की और कहा, आप यह जगह छोड़कर चले भी जाएं तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैंने यहां व्यर्थ ही कुआं क्यों बनवाया। अगर आप एक दिन भी कुएं का पानी पी लेंगे तो यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। फिर आप इस जगह को छोड़कर जहां चाहें चले जाएं। कुएं में क्या रखा है? मैं आपको बांधकर नहीं रखना चाहता, पर मैं चाहता हूं कि इस कुएं का पानी जरूर आपकी सेवा में काम आए। जैसा कि आपने परमार्थी पत्र भाग 1 में सुना होगा, बाबाजी महाराज को बड़े महाराज जी के प्रति बहुत प्रेम था, इसलिए आपने इनकार नहीं किया और अपनी कोठरी में जाकर भजन में बैठ गए। जब आप भजन से उठकर बाहर आए तो फरमाया, ठीक है, कुआं बनवा लो। बाबूजी, मेरा इस जगह से बंधने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी का थोड़ा ही हिस्सा बाकी है, पर अब तुम इस जगह से जरूर बंध जाओगे। महाराज जी हमें बताया करते थे। उस समय मेरी समझ में नहीं आया कि बाबाजी महाराज की बात का असली मतलब क्या है। मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। मुझे तो इस बात की खुशी थी कि बाबाजी महाराज ने कुआं बनवाने की इजाजत बख्श दी है। इस प्रकार कुएं की खुदाई शुरू हो गई। बाबाजी महाराज के पत्रों से पता चलता है कि किस प्रकार महाराज जी पैसे भेजते थे, किस प्रकार ईंटें खरीदी जाती थी, फिर कैसे ईंटों का भट्ठा शुरू किया गया और कैसे कुआं तैयार हुआ। फिर महाराज जी ने बाबाजी महाराज से अर्ज की, यहां कोई ऐसी जगह नहीं जहां बारिश और तेज धूप में संगत सिर छिपा सके। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यहां एक छोटा सा हॉल बनवा दूं जहां आप सत्संग फरमा सकें। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए इजाजत दे दी, क्योंकि उन्हें पता था कि बड़े महाराज जी अपने आप को इस स्थान के साथ बांध रहे हैं। इस प्रकार छोटा सत्संग घर बना जिसमें शायद 50-60 लोग बैठ सकते हैं। आपने यह सत्संग घर देखा होगा। यह बड़े महाराज जी की कोठी के सामने है। इसका बरामदा बहुत बाद में बनाया गया था, पर हॉल बाबाजी के समय में ही बन गया था। उन दिनों में यह कभी भी पूरी तरह से नहीं भरता था। फिर हुजूर ने बाबाजी महाराज से कहा, यहां पर जब संगत आती है तो उनके रात बिताने के लिए कोई छत नहीं है और सर्दी के दिनों में यहां बहुत ठंड हो जाती है। अगर आप इजाजत दें तो मैं यहां कुछ कोठरियां बनवाना चाहता हूं। ये कोठरियां बड़े महाराज जी की कोठी के पीछे की ओर हैं। 10 फुट चौड़ी और 9 फुट लंबी 5 कोठरियां नीचे और 4 या 5 ऊपर की मंजिल पर हैं। हर कोठरी में तकरीबन 6 व्यक्ति सो सकते हैं। मुझे याद नहीं कि हमें कभी इनकी मरम्मत करने की जरूरत पड़ी हो। फिर एक बार बड़े महाराज जी ने
बाबा जी से अर्ज की, संगत बढ़ रही है, इसलिए हमें एक बड़ा हॉल बनाना चाहिए। बाबा जी ने फरमाया, ठीक है, बनवा लो, पर वहां सत्संग करने वाला मैं नहीं होऊंगा। इसी तरह कुछ समय में कुएं के पश्चिम की ओर दूसरा हॉल बन गया, जिसे नामघर कहते हैं। पर बाबा जी महाराज ने उसमें केवल एक ही सत्संग किया, जो कि हॉल के उद्घाटन के समय हुआ। एक बार बीबी रुक्को ने बाबा जी से विनती की, संगत हॉल में बैठी इंतजार कर रही है, आप चलकर सत्संग करें। बाबा जी ने कहा, नहीं, जिसने हॉल बनवाया है अब से वही इसमें सत्संग किया करेगा। बाबा जी का इशारा था कि हुजूर महाराज जी उनकी जगह सतगुरु पद का भार संभालेंगे। जब बीबी रुक्को ने दोबारा विनती की तो बाबा जी ने कहा, ठीक है, तू चल, मैं अभी आता हूं। जब बीबी रुक्को वहां गई, उस समय हॉल में मौजूद सब लोग भजन में बैठे थे। जब उन्हें यह बताने की इजाजत दी गई कि उन्होंने अंदर क्या देखा, तो सबने बताया कि उन्होंने अंदर बाबूजी अर्थात हुजूर बड़े महाराज जी को यहां बैठे सत्संग करते हुए देखा है। यह बाबा जी महाराज के जीवन काल की घटना है। फिर वे सब दौड़ते हुए बाबा जी के पास गए और बोले, वहां तो बाबू सावन सिंह सत्संग कर रहे हैं। बाबा जी ने फरमाया, अब वही सत्संग किया करेंगे। उन दिनों में केवल ये ही इमारतें थीं, बाकी सब इमारतें बाद में बनी हैं। लाइब्रेरी शायद 1915 या 1916 में बनी थी। प्रोफेसर भटनागर का उल्लेख। मैं यहाँ 1915 में आया था। उस समय यह बन रही थी। 1915 तक नीचे की मंजिल बन गई थी और ऊपर की मंजिल का काम चल रहा था। यह इमारत महाराज जी के पहले सेक्रेटरी लाला मंगत राय जी ने बनवाई थी। नीचे की मंजिल का कुछ हिस्सा ऑफिस के तौर पर काम में लिया जाता था। बहुत बाद में 1950 से इसे लाइब्रेरी के लिए काम में लाना शुरू किया गया था। लाला मंगत राय चाहते थे कि उनका मकान बहुत ऊंचा हो ताकि लोगों को ब्यास स्टेशन से ही डेरा दिखाई देने लगे। वह पुलिस के महकमे में रहे थे और शायद बाबा जी के आखिरी सत्संगी थे। प्रोफेसर भटनागर का कथन। हाँ, बाबा जी महाराज ने ज्योति ज्योत समाने से कुछ दिन पहले 26 दिसंबर 1903 को उन्हें नाम बख्शा था। वह डेरे के पहले सेक्रेटरी बने। उनके बाद प्रोफेसर भटनागर के पिता राय साहिब हर नारायण जी सेक्रेटरी नियुक्त हुए। उनके बाद लाला मुंशीराम जी और फिर आलूवालिया साहिब आए और अब खन्ना साहिब हैं। प्रश्न। महाराज जी, हुजूर महाराज सावन सिंह जी के समय में भंडारों के दिनों में कितनी संगत डेरे में आती थी? मिसाल के तौर पर जब आप छोटे थे उन दिनों में कितनी संगत आती थी? संगत तो शुरू से ही बढ़ती जा रही है। दीवान साहिब जब पहली बार हुजूर महाराज जी यहां आए उस समय बाबा जी के कितने सत्संगी थे? दीवान साहब का कथन। हुजूर, ये 1894 की बात है। बाबा जी महाराज ने कुल 2343 जीवों को नामदान बख्शा। जब 1910 में मैं पहली बार यहाँ आया तब भंडारे में करीब 150 लोग थे। उस समय भंडारे का सत्संग बाबा जी महाराज की कोठरी के सामने होता था, जहाँ वे रहा करते थे। बाद में भी कई वर्षों तक भंडारे का सत्संग कुएं के पास बने नामघर में होता रहा। सत्संग शुरू करने से पहले महाराज जी हमें 1 घंटा भजन में बिठाते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों एक ही हॉल में बैठते थे। इसी तरह धीरे धीरे कॉलोनी बढ़ती गई। बड़े महाराज जी इंजीनियर थे। उन्होंने खुद ही डेरे के विकास की सब योजनाएं बनाई। कल बाइबल में हमने हजरत ईसा का एक दृष्टांत पढ़ा था कि सरसों का बीज बढ़कर एक बड़ा पौधा बन जाता है, पर जिस समय उसे बोया गया था वह एक बहुत छोटा सा बीज था। बड़ का बीज बहुत छोटा होता है, पर वह बढ़कर एक विशाल वृक्ष बन जाता है, जिसकी छाया में हजारों लोग बैठ सकते हैं। यही संत महात्मा भी करते हैं। वे किसी जगह पर बैठकर अपना उपदेश देना शुरू करते हैं और वह शुरुआत बहुत छोटी प्रतीत होती है, पर उनके जाने के बाद जब उनका बोया हुआ बीज पौधा बनता है और फिर बढ़ना और फैलना शुरू करता है
तो एक बड़े बड़ के वृक्ष का रूप ले लेता है, जिसकी छाया का लाभ अनेक लोग उठा सकते हैं। यानी शुरुआत में बीज बहुत छोटा दिखाई देता है और धीरे धीरे वृक्ष का रूप ले लेता है। असल में यह सब स्वामी जी महाराज की दया मेहर है। उन्होंने 17 वर्ष भजन किया और अपने जीवन काल में केवल कुछ हजार जीवों को नामदान बख्शा, लेकिन भजन का जो खजाना, जो भंडार उन्होंने जमा कर दिया, आज उसमें से सबको हिस्सा मिल रहा है। एक अमीर आदमी बहुत सी दौलत कमा लेता है और 4-5 पीढ़ियां अगर खुद कमाई ना करें तो भी आसानी से उस पर गुजारा कर सकती हैं, बशर्ते कि वे उस दौलत को व्यर्थ बर्बाद ना करें। इसी प्रकार 1-2 संत आकर भजन या नाम का इतना भंडार जमा कर जाते हैं कि कई कई पीढ़ियां और हजारों लाखों लोग उनकी कमाई से लाभ उठाते रहते हैं। प्रश्न: क्या किसी सिलसिले के अंत होने का यही कारण है? हो सकता है। यह भी ईश्वरीय विधान है। कोई भी सिलसिला कहीं भी हमेशा के लिए नहीं चल सकता। अब आप देखें, इस जगह का विस्तार धीरे धीरे कॉलोनी के रूप में हो गया है। यह सब बड़े महाराज जी के प्रयास और उपदेश का नतीजा है, और यह वही बीज है जो फल फूल रहा है। प्रश्न: महाराज जी, बड़ा सत्संगर कब बना था? यह 1934 में शुरू किया गया और 1937 में पूरा हुआ। दीवान साहब का कथन: इतनी बड़ी शानदार इमारत जिसमें लगभग 8,000 लोग बैठ सकते हैं, सिर्फ 3-4 साल में बनकर तैयार हो गई। असल में यह सिर्फ सत्संग करने के लिए बनाया गया था। मुझे वह समय याद है जब इसकी रूपरेखा बनाई जा रही थी। महाराज जी के एक गुरु भाई सरदार गज्जा सिंह इंजीनियर थे और राय बहादुर नारायण सिंह दिल्ली के एक ठेकेदार थे। उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी योजनाएं पेश की। खासकर सरदार नारायण सिंह कई आर्किटेक्टों की सहायता से एक बहुत बड़े हॉल का नक्शा बनवाना चाहते थे। वे दोनों बंबई, कलकत्ता और दूसरे कई स्थानों में गए और कई हॉल देखकर आए। जब वे डेरे में होते, हर शाम को हुजूर महाराज जी को अपने तैयार किए नक्शे दिखाते। एक दिन महाराज जी ने फरमाया, ठीक है, हम कल इसके बारे में फैसला करेंगे। फिर हुजूर ने उसी रात उनके सब नक्शे एक ओर रख दिए और अंग्रेजी अक्षर टी की शक्ल का एक नक्शा तैयार कर दिया। असल में महाराज जी ना तो गुंबद बनाना चाहते थे, ना मीनारे, पर सरदार गज्जा सिंह ने गुंबद और मीनारे बनाने के लिए बहुत जोर दिया और राय बहादुर नारायण सिंह ने भी हामी भरी। महाराज जी तो सिर्फ टी की शक्ल का एक लंबा हॉल बनाना चाहते थे, ताकि लोग सामने और दाईं व बाईं ओर तथा सारे बरामदों में बैठ सकें। दीवान साहब का कथन: यह नक्शा ऐसा था कि संगत को बिना किसी बाधा के सद्गुरु के बराबर दर्शन होते रहें। हाँ, इसमें संगत हर जगह से महाराज जी के दर्शन कर सकती थी। दूसरे दिन हुजूर ने उन्हें नक्शा दे दिया। तब सरदार गज्जा सिंह और राय बहादुर नारायण सिंह ने कहा, ठीक है, हमें यह नक्शा मंजूर है, पर आप इसमें कुछ फेरबदल करने की इजाजत बख्शें। हम इसे एक सुंदर इमारत का रूप देना चाहते हैं। पहले तो महाराज जी ने मंजूर नहीं किया, पर सरदार भगत सिंह जी, सरदार बहादुर जगत सिंह जी और बख्शी चानन शाह भी यही चाहते थे, और उन सब ने विनती की, हुजूर, हॉल बहुत खूबसूरत होना चाहिए, यह बाबाजी महाराज की याद में बन रहा है। हुजूर मान गए और फरमाया, ठीक है, ऐसा ही करो। और इस प्रकार नक्शे में बुर्ज और मीनारे आदि शामिल कर ली गईं। परंतु हॉल अभी बन ही रहा था कि यह स्पष्ट होने लग गया कि यह सत्संग के लिए बहुत छोटा है, क्योंकि उन 3-4 वर्षों में ही हुजूर के सत्संगियों की गिनती इतनी बढ़ गई कि वे सब हॉल के अंदर नहीं आ सकते थे। महाराज जी ने कहा, कोई बात नहीं, हम इसे नामदान के लिए काम में लेंगे। और यह हॉल तब से नामदान के लिए काम में लिया जाने लगा। जब तक यह हॉल नहीं बना था, महिलाओं को देव प्रकाश जी के घर के बड़े आंगन में नाम दिया जाता था और पुरुषों को
नामघर के सामने। महाराज जी पहले बीबियों की ओर जाते और छटनी करके उनको सिमरन दे देते। फिर आप पुरुषों की ओर जाते और छटनी करके उन्हें सिमरन दे देते। इसके बाद हुजूर दोबारा बीबियों की ओर जाकर उन्हें धुन का भेद देते और फिर वापस नामघर में आकर पुरुषों को धुन बख्शते। बीबियों और भाइयों को एक ही दिन लेकिन अलग अलग जगह नाम दिया जाता था और महाराज जी को छटनी करने, पूछने में कि वे कहाँ से आए हैं और नाम देने में 3 से 5 घंटे लग जाते थे। एक तरह से पूरा दिन ही नामदान में लग जाता था। पर जब यह बड़ा सत्संग घर तैयार हो गया तो आपने इसमें बीबियों और भाइयों को साथ साथ नाम देना शुरू कर दिया। हमारे मासिक सत्संग अब आम तौर पर सत्संग घर के मैदान में होने लगे। सत्संग घर के मैदान में पहले लकड़ी का छोटा सा दरवाजा होता था और संगत की बड़ी भीड़ को उसमें से निकलना पड़ता था। आपने उन दिनों के डेरे की कुछ फिल्मों में यह दृश्य देखा होगा। बड़े वाले गेट बहुत बाद में मेरे समय में लगाए गए हैं। यहां कुछ दुकानें भी बनी हुई थीं और कई लोग सत्संग घर के अहाते में रहते भी थे। स्कूल के नजदीक कच्चे मकानों में 30-40 परिवार रहते थे। ये मकान सरदार बहादुर महाराज जी के समय या उससे भी पहले बने थे। सत्संग घर के अहाते को बड़ा करने के लिए उन परिवारों को वहां से उठाना काफी समय तक एक समस्या बनी रही। सौभाग्य से 1953-54 में इतनी बारिश हुई कि उन कच्चे मकानों की छतें बैठ गई और सभी लोग वहां से चले गए। दूसरे दिन हमने सारा मलबा उठवा दिया और पूरी जगह समतल कर ली। इसी प्रकार जहां अब गोल चक्कर के सामने बड़े दफ्तर बने हुए हैं, यहां भी सरदार बहादुर जी के समय में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए कई कच्ची कोठरियां बनाई गई थीं। वे लोग वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उनके पास और कहीं जाने के लिए जगह नहीं थी। उस बारिश ने हमारी कई मुश्किलें हल कर दी। हमने उन्हें दूसरे मकान देकर पुरानी कोठरियां हटा दी। इसके बाद सत्संग घर के चारों ओर एक दीवार बनाकर नया गेट लगा दिया गया। प्रश्न। महाराज जी, हमने सुना है कि सत्संग घर किसी रूहानी मंजिल का प्रतिबिंब है। ये सब कहानियां हैं और कुछ नहीं। इन कहानियों को कहानियां ही समझे। इस हॉल के आकार और निर्माण से इनका कोई संबंध नहीं है। इसे बड़े महाराज जी द्वारा खुद तैयार किए गए नक्शे के अनुसार बनाया गया है, जिसमें भवन निर्माण कला का ध्यान रखा गया है। महाराज जी खुद इसका नक्शा बनाने और इसका निर्माण करवाने वाले इंजीनियर थे। उनका मकसद केवल यही था कि टी के आकार का ऐसा हॉल बनाया जाए जिसमें स्टेज पर बैठने पर हुजूर को सत्संगी तीनों ओर से देख सकें। बाकी सब कुछ सुंदरता और सजावट के ख्याल से जोड़ा गया है। इसे किसी प्रकार का रूहानी अर्थ देने की कोशिश ना करें। यह केवल एक अच्छा और सुंदर हॉल है। प्रश्न। जो कुआं सबसे पहले बनाया गया था वह कहाँ है? जहां हम सेवा कर रहे थे वहां साइकिल स्टैंड के पास कौन सा कुआं है? ये कुएं तो हमने हाल ही में 1949 या 1950 में लिए हैं। इन सभी जगहों को कॉलोनी का रूप तो मुरब्बाबंदी के बाद मिला, जब डेरे की सारी जमीन एक मुश्त हो गई। अब तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उससे पहले डेरे की जमीनें किस रूप में थी। जब मुरब्बाबंदी नहीं हुई थी, उस समय महाराज जी को जहां भी किसी किसान की जमीन मिलती खरीद लेते थे। एक खेत कहीं था, दूसरा कहीं और तीसरा कहीं और। सब खेत एक दूसरे के साथ लगे हुए नहीं थे, पर हुजूर जमीन खरीदते गए। जो कोई भी जमीन बेचना चाहता वह खरीद लेते। इस प्रकार वह लगातार जमीनें खरीदते गए। फिर 1949 में सरदार बहादुर महाराज जी ने सरकार से सब जमीनों की मुरब्बाबंदी करने की अर्ज की। पंजाब में यह कानून बन चुका था कि किसानों की अलग अलग जगहों में बिखरी जमीनों को एक जगह पर कर दिया जाए। इस प्रकार मुरब्बाबंदी के कानून के अनुसार सबने अपनी जमीनें एक जगह करवानी शुरू कर दीं।
यह डेरे के लिए एक वरदान सिद्ध हुई। यह कार्य सरदार बहादुर जी ने शुरू किया और बाद में जब मैं यहाँ आया तब मैंने इसे पूरा करवाया। यह मुरब्बाबंदी का ही फल है कि हमें डेरे के आसपास की सारी जमीन इकट्ठी मिल गई। पहले डेरा केवल उस जगह तक था जहां इस समय प्रकाशन यानी पब्लिकेशन विभाग है। हुजूर महाराज जी द्वारा बनवाए गए इससे आगे के सब घर डेरे से बाहर माने जाते थे। जहां आजकल रेलवे का बुकिंग दफ्तर है वहां फाटक होता था जो बंद रहता था। अभी कुछ साल पहले मैंने यह फाटक निकलवा दिया है। एक और फाटक मेरे घर के सामने है, वह भी बंद रहता था। मेरा घर डेरे के बाहर था। मेरे घर के पास की गलियों में रहने वाले लोग और दूसरे फाटक के पास रहने वाले लोग भी डेरे के बाहर माने जाते थे। असली डेरा इन दो फाटकों के बीच माना जाता था। इन फाटकों पर रात के 8 बजे ताले लगा दिए जाते थे और तब ना तो मैं अंदर आ सकता था और ना ही वे लोग मेरे पास आ सकते थे। मुरब्बाबंदी के बाद मैंने पिसावा हाउस के पास रेल के टिकट घर वाला गेट तोड़वा दिया, क्योंकि मैं वहां से आगे भी निर्माण कार्य करवाना चाहता था। मैं चाहता था कि लोग पूरे डेरे को एक समझें, यह ना सोचें कि अंदर का डेरा और बाहर का डेरा अलग अलग हैं और उन्हें किसी प्रकार का खतरा महसूस ना हो। इसलिए मैंने वे सभी रुकावटें हटवा दी और डेरे को एक रूप देने की कोशिश की, ताकि उन्हें लगे कि पूरा डेरा एक ही बड़ी बस्ती है। मेरे घर के अहाते के सामने वाला पुराना फाटक अभी भी मौजूद है। यह एक तरह की यादगार है, क्योंकि इसे बड़े महाराज जी ने बनवाया था और यह पुराने डेरे का एक हिस्सा था। देखा जाए तो इसका किसी और नजरिए से कोई उपयोग नहीं है। सत्संग घर के मैदान के चारों ओर दीवार इसीलिए बनाई गई थी क्योंकि सत्संग घर की कोई सुरक्षा नहीं थी। उन दिनों सत्संग घर डेरे के अंदर नहीं था। जहां इस समय सत्संग घर के पूर्व की ओर दुकानें हैं, वहां गांव को जाने वाली आम सड़क थी और लोग आम तौर पर उस पर आते जाते रहते थे। कई बार गांव के कुछ शराबी स्टेशन से शराब पीकर लौटते समय इस सड़क से गांव में जाते थे। आप तो जानते ही हैं कि शराबी नशे में क्या कह और कर सकता है। शराबी सब जगह एक से ही होते हैं। हमें इस तरह की बातों का सामना करना पड़ता था। डेरे के निवासी फाटक बंद कर लेते थे ताकि वे लोग डेरे में ना आ सकें, पर फाटक से बाहर रहने वाले सत्संगी उस ओर से निकलने वाले लोगों से डरते थे। फिर हम पंजाब सरकार की सहायता से उस सड़क को मोड़कर डेरे से बाहर की ओर ले गए। नई सड़क डेरे की जमीन पर बनी है। यह जमीन हमने इसलिए दी कि दूसरे गांवों की ओर जाने वाली सड़क डेरे की बस्ती से होकर ना गुजरे। अब पूरा डेरा एक ही चारदीवारी के अंदर है। नदी की तरफ अभी दीवार बननी बाकी है। कुछ सालों के अंदर यह भी बन जाएगी। जिस मकान में इंदौर के लोग रहते हैं, यह असल में पहला गेस्ट हाउस था। बाकी सब गेस्ट हाउस बाद में बनाए गए थे। डॉक्टर स्टोन, मिस लुइस हिलगर और कई लोग इस गेस्ट हाउस में रह चुके हैं। जब ये लोग बाहर से आते थे तो इनके रहने के लिए केवल यही एक स्थान था। यह गेस्ट हाउस भी डेरे के बाहर था। गेस्ट हाउस के अहाते के सामने वाले फाटक के बाहर बड़े बड़े खड्ड और नाले थे, जिनमें सांपों और गीदड़ों की भरमार थी। शुरू शुरू में गेस्ट हाउस के अहाते के चारों ओर सिर्फ कंटीली तारों की बाड़ थी। इसके चारों तरफ फल और सब्जियां उगाई जाती थी। गेस्ट हाउस के सामने वाली सड़क बहुत बाद में बनी और चारों ओर दीवार उसके बाद बनाई गई। संगत ने डेरे को मौजूदा रूप देने में बहुत मेहनत की है। संगत ने ही खड्ड भरे हैं, सड़कें बनाई हैं, ऊबड़ खाबड़ जमीनों को समतल और सड़कों को सीधा किया है तथा और कई तरह की सेवा की है। नदी का इलाका बहुत खतरनाक था। शाम के समय कोई भी उस ओर नहीं जाता था। उस ओर असंख्य कंटीली झाड़ियां और पेड़ थे। कई खड्ड और टीले थे। अब यह सारी जगह समतल हो चुकी है। अब आप गेस्ट हाउस में खड़े होकर नदी तक सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
पर इससे पहले यह जगह सुनसान जंगल थी और लोग उस ओर जाने से डरते थे। संगत ने पिछले 10-12 वर्षों में लगन के साथ खूब सेवा की है। प्रश्न, महाराज जी, अगर बाबाजी महाराज के समय डेरे का प्रारंभ बहुत थोड़ी सी जगह में हुआ था, तो यह नदी की तरफ की इतनी जमीन डेरे को कैसे मिल गई? डेरा 2 गांवों बलसराय और वड़ाइच की सीमा पर स्थित है, इसलिए हम दोनों गांवों की शामिलात के साझेदार हैं। शामिलात की जमीन गांव के सब लोगों के लिए होती है, इसलिए इस जमीन के हिस्से का हम उपयोग कर सकते हैं। अभी डेरे को और आगे बढ़ना है, खासकर उस तरफ जो नदी की ओर है। आगे क्या होगा? क्या आपका ख्याल है कि गांव के कुछ लोग मान जाएंगे और हमें नदी की ओर आगे बढ़ने देंगे? उनमें लगभग सभी सत्संगी हैं और जो कुछ हम बनाते हैं वह उनका भी है। वह जितना हमारा है उतना ही उनका है। अगर वे यह सोचें कि डेरा उनका भी है तो कोई समस्या ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि उन्हें पता हो कि यह उनका अपना है और हम सब एक हैं, इसलिए इसमें हमारे तुम्हारे का कोई सवाल ही नहीं है। जो नई सड़क हम बना रहे हैं, जिस पर संगत सेवा कर रही है, यह बात अक्टूबर 1971 की है। यह असल में गांव की केवल 15 फुट चौड़ी सड़क थी, पर हम इसे 32 फुट चौड़ी कर रहे हैं। हमने पास वाले खेत का कुछ अंश ले लिया है, जो उसके मालिक ने खुशी से दे दिया है। उसने कहा, सड़क चौड़ा करने के लिए आप मेरे खेत में से जितनी चाहें जगह ले ले, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हम किसी और तरह से उसकी जमीन का मुआवजा दे देंगे। वे बहुत अच्छे लोग हैं और कोई ऐतराज नहीं करते। शुरू शुरू में इस जगह खेती नहीं होती थी। बाबा जी ने इसलिए इस स्थान को चुना था कि यहां बहुत शांति थी, किसी का आना जाना नहीं था। बाबा जी ने कोई जगह नहीं खरीदी, उन्होंने तो सिर्फ एकांत के लिए यहां रहना शुरू किया। और अगर कोई जंगली वीरान स्थान को आबाद कर ले तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी। बाबा जी महाराज के ज्योति जोत समाने के बाद हुजूर महाराज जी ने गांवों की खेती की जमीनें खरीदनी शुरू कर दी। फिर सरदार बहादुर जी के समय में मुरब्बा बंदी हो गई। इस प्रकार यहां बस्ती बन गई और फलने फूलने लगी। इसके बाद हमने इसमें और बहुत सी जमीनें जोड़ी हैं, कुछ खरीदकर और कुछ बड़े बड़े खड्डों को भरकर। आपने खुद भी देखा होगा कि इन खड्ड वाली जमीनों को किस प्रकार भरकर समतल किया गया है। इस प्रकार हम बढ़ रहे हैं। अभी तक तो हमें आगे विस्तार के लिए जमीन की कमी महसूस नहीं हुई, पर हम आगे आने वाले समय में विस्तार को मद्देनजर रखते हुए डेरे से बाहर अधिक से अधिक जमीन खरीद रहे हैं। क्या डेरे की जमीन की हद नदी तक है? जहां तक डेरे की चारदीवारी है, वहां तक सब डेरे की जमीन है। डेरे से बाहर पंचायत की जमीन है, जिसे गांव की सांझी जमीन या शामिलात कहा जाता है। यह जमीन डेरे के ट्रस्ट की संपत्ति नहीं है, यह डेरे के निवासियों की संपत्ति है। पंचायत के चुनाव में 4-5 पंच चुने जाते हैं और वे शामिलात की भूमि के उपयोग के बारे में फैसला करते हैं। क्योंकि हम सब एक हैं और यह सारी बस्ती सत्संगियों की है, इसलिए उपयोग के लिए सारी जमीन डेरे की ही मानी जाती है। इसलिए हम वहां से घास काटते हैं। हम इस भूमि को भरकर उपजाऊ बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि खेती के काम आ सके और धीरे धीरे इसका उपयोग हो सके। मैंने यह सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि मुझे याद है कि मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा है कि बड़े महाराज जी जमीन खरीदना चाहते थे और उन दिनों नदी बिल्कुल डेरे के पास से बहती थी, पर बाद में नदी ने अपना प्रभाव बदल लिया और डेरे से काफी दूर चली गई है। हाँ, ऐसा ही हुआ था। बाबा जी महाराज के ज्योति जोत समाने के बाद हुजूर महाराज जी महिलाओं के लिए छोटी छोटी कोठरियां बनवा रहे थे, जो उनकी कोठी के पीछे हैं। हुजूर कुआं और दोनों छोटे सत्संग घर पहले ही बनवा चुके थे। लोगों ने उनसे कहा, आप यहां इमारतें बनवाकर क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं? उसकी वजह यह थी
कि उन दिनों डेरे वाले किनारे की भूमि नदी की धार से ढह रही थी। बड़े महाराज जी ने कहा, नहीं, नदी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। उस समय से ही नदी दूसरी ओर हटती जा रही है और अब हमें बहुत सी जमीन इस्तेमाल करने के लिए मिल गई है। मुझे याद है कि 1920-21 में जब मैं यहां आया था, तब नदी बिल्कुल डेरे से लगती हुई बहती थी, जहां पर इस समय दीवार है। लोग दूसरे गांव से यहां नौका के द्वारा आया करते थे। दीवान साहिब को इस विषय में सब कुछ मालूम है। दीवान साहब का कथन, हम यहीं नदी के किनारे नहाते धोते थे। हाँ, उन दिनों यहां कोई ट्यूबवेल आदि कुछ नहीं थे। लोग नदी की ओर ही नहाने धोने के लिए जाया करते थे। नदी बिल्कुल डेरे से लगकर बहती थी और रात के समय उसकी आवाज डेरे में सुनाई देती थी, खासकर उस समय जब नदी में बाढ़ आती थी। पर धीरे धीरे वह दूसरी तरफ को हटती गई और अब नदी यहां से कम 2 मील दूर हो गई है। अब हम जिस कुएं का पानी इस्तेमाल करते हैं वह कहाँ है? अब तो हमारे कई कुएं हैं। एक तो आपके गेस्ट हाउस के गेट के पास है, इसीलिए गेस्ट हाउस के अहाते की दीवार सीधी नहीं है। बीच में कुएं की वजह से थोड़ी घूमकर जाती है। एक और कुआं गेस्ट हाउस के दूसरी ओर कोने में है। इन दोनों कुओं से पानी की टंकियां भरी जाती हैं, जिससे सारी बस्ती को पानी पहुंचता है। डेरे में एक और कुआं है जिसे हुजूर महाराज जी ने बनवाया था और जिसके बारे में अक्सर चर्चा होती रहती है। इसमें भी पानी खींचने के लिए ऊपर पंप लगा है और लोग इसका पानी पीते हैं। डेरे में 3 और कुएं हैं। वे उस स्थान पर हैं जहां आजकल शाम को सेवा होती है। एक में रहट लगी हुई है, दूसरा ट्यूबवेल है और तीसरे पर कुछ नहीं है। इसलिए तीसरे कुएं को मैं भरवा देना चाहता हूं। ये 3 कुएं इसलिए हैं क्योंकि ये सारे खेत किसानों की निजी संपत्ति थी और हर किसान को अपने खेत को पानी देने के लिए अपना कुआं बनवाकर रहट लगवाना पड़ता था। मुरब्बाबंदी के समय हमें इन जमीनों के साथ ही इन कुओं को भी खरीदना पड़ा। इतने कुओं की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास पहले से ही 2 और कुएं हैं। इसलिए इन 3 कुओं में से 2 को भर दिया जाएगा, उनमें से एक ही रखा जाएगा। साइकिल स्टैंड के पीछे हम पानी की एक और बड़ी टंकी बनवा रहे हैं, जिसको भरने के लिए नए प्रकार का एक और ट्यूबवेल तैयार किया जाएगा। महाराज जी, इन कुओं को भरने के बदले क्या इनको उपयोग में नहीं लाया जा सकता? उदाहरण के लिए उनमें मशरूम उगाए जा सकते हैं। इनमें से एक आप ले लें और उसमें मशरूम उगाने की कोशिश करें। आप तो जानते ही होंगे कि अगर कुएं से पानी ना निकाला जाए तो पानी सड़ांध मारने लगता है और कुएं में जहरीली गैस पैदा हो जाती है। कई लोग पुराने कुओं में गिरकर जहरीली गैस के कारण मर गए क्योंकि उनको ताज़ा हवा नहीं मिल पाई। क्या कुएं को किसी तरह नीचे से ही बंद नहीं किया जा सकता? कुएं को ऊपर से बंद किया जा सकता है, पर गैस फिर भी अंदर रहती है और किसी भी समय ढक्कन फोड़कर बाहर निकल सकती है। इसलिए बेहतर यही होता है कि कुएं को रेत से भरकर जमीन से समतल कर दिया जाए। हम पहले भी 2 कुएं भरकर उन पर 1 या 2 कमरे वाला क्वार्टर बना चुके हैं। इसी तरह इन कुओं को भी भरना पड़ेगा। मैंने डेरे के इंजीनियरों से सलाह ली है। उनका ख्याल है कि खाली कुओं को ऊपर से बंद करके अंदर से खाली छोड़ना खतरनाक हो सकता है। दीवान साहब का कथन, हुजूर, एक बार कपूरथला में एक कुएं का ढक्कन टूट गया था और उसमें एक हाथी गिर पड़ा। कुएं के ऊपर लगाया गया ढक्कन लीक कर सकता है, टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। समय बीतने पर जब लोगों को यह पता नहीं रहता कि नीचे कुआं है, तो कई प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए कुओं को भर देना ही बेहतर है। महाराज जी, मुझे यह बात समझ नहीं आती कि आप कुआं बनाते वक्त उसके अंदर की दीवार किस प्रकार खड़ी कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि यह हुनर हमने ईरान से सीखा है। यह बहुत पुराना तरीका है।
शायद मैं इसकी पूरी कारीगरी तो आपको ना समझा सकूं, फिर भी थोड़ा बहुत जितना मैंने देखा है बताने की कोशिश करूंगा। कुआं बनाने वाले 15-20 फुट गहरा खड्डा खोदकर रेत की तह तक पहुंच जाते हैं। फिर लकड़ी का एक मोटा बड़ा गोल चक्कर बनाकर उसे रेत पर रख देते हैं और उसके ऊपर ईंटों की दीवार बनाना शुरू करते हैं। फिर दीवार के नीचे की रेत को खोदकर निकाल लेते हैं और दीवार के ऊपर रेत से भरी बोरियां रख देते हैं। दीवार अपने और बोरियों के वजन से नीचे बैठती जाती है। चक्कर के ऊपर दीवार उठाते जाते हैं और उसके नीचे से रेत निकालते जाते हैं। आखिर दीवार नीचे पानी की सतह तक पहुंच जाती है और कुआं तैयार हो जाता है। यह बहुत पुराना और जरा मुश्किल तरीका है। महाराज जी, क्या यहाँ की जमीन के नीचे पत्थर नहीं है? नहीं, यहां पत्थर नहीं है। यहां या तो रेत है या मिट्टी। कहीं कहीं मिट्टी बहुत सख्त है पर पत्थर नहीं है। अब तो हम ट्यूबवेल लगवा रहे हैं जिन्हें मशीन के द्वारा बोर किया जाता है। 2 दिन में ही पानी की तह तक पहुंच जाते हैं और पंप से पानी निकालना शुरू कर देते हैं। रहट वाले कुएं के लिए यहां पानी की सतह तक पहुंचने के लिए 60 से 90 फुट की गहराई तक खुदाई करनी पड़ती है, पर ट्यूबवेल के लिए करीब 300 फुट की गहराई तक जाना पड़ता है, क्योंकि ट्यूबवेल से बहुत ज्यादा पानी खींचा जाता है। ट्यूबवेल के ऊपर मजबूत बीम पर प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिस पर हाथ से या बिजली से चलने वाला पंप लगाया जाता है। गहरे कुएं में क्या पानी ऊपर धरती की सतह पर चढ़ जाता है या नीचे ही रहता है? आम कुओं के लिए नहीं, सिर्फ ट्यूबवेल के लिए ही 300 फुट गहरी खुदाई करनी पड़ती है। साधारण कुआं तो 50, 60 या 70 फुट गहरा ही होता है और ज्यादा हुआ तो 90 या 100 फुट गहरा हो सकता है, इससे अधिक नहीं। क्या ट्यूबवेल में पानी ऊपर धरती तक आ जाता है या इसे पंप द्वारा नीचे से ऊपर लाना पड़ता है? बहुत नीचे से ऊपर खींचना पड़ता है। धरती की सतह से करीब 300 फुट तक नीचे जाना पड़ता है। फिर इसे धरती की सतह से भी 80 फुट ऊपर खींचकर पानी की टंकी में भरना पड़ता है, जहां से पानी पूरी बस्ती में जाता है। क्या यह पानी बहुत भारी है? यह पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। प्रश्न: महाराज जी, क्या मैं आपसे दीवार के बारे में एक प्रश्न पूछ सकता हूं? यह उस दीवार के विषय में है जो डेरे के चारों तरफ बन रही थी और तेज रफ्तार से उसका निर्माण कार्य हो रहा था। हम पहले से ही दीवार के बारे में बहुत बातें कर चुके हैं। आपकी इच्छा है तो इसको और बढ़ा सकते हैं। प्रश्न: जो कुछ आपने कल कहा था, मैं उसी सिलसिले में सोच रहा था कि रेत पर निर्माण करना कहाँ तक ठीक होगा, क्योंकि यह दीवार असल में रेत पर खड़ी है। हाँ, यह ठीक है कि दीवार रेत पर खड़ी है, पर इसकी नींव चट्टान पर है। हमने नींव काफी गहरी खोदी है, इसलिए दीवार गिरेगी नहीं। दीवार गिरने के बारे में चिंता ना करें, क्योंकि इसका निर्माण प्रेम और श्रद्धा के साथ हो रहा है। यह प्रेम और श्रद्धा की नींव पर बन रही है और यही चट्टान है। आप जानते हैं कि संसार में कोई भी चीज हमेशा नहीं रह सकती। अगर मिस्र के पिरामिड और चीन की दीवार सदा नहीं रह सकती, तो इस दीवार की चिंता क्यों की जाए? यह अपना मकसद पूरा कर रही है और हमारे लिए फायदेमंद होगी, पर आखिर इसकी भी अपनी मियाद और सीमा है। महाराज जी, क्या यहाँ के सारे विकास कार्य और निर्माण की योजना आप ही बनाते हैं? नहीं, हमारे यहाँ बहुत से योग्य इंजीनियर हैं। बोलाकानी साहिब बहुत ही होशियार हैं और दूसरे लाल साहिब हैं। वे सारे निर्माण कार्य की योजना बनाते हैं। हम सब मिलजुल कर काम करते हैं। ये लोग इस कार्य में कुशल लोग हैं जिन्हें सारी बारीकियों का ज्ञान है। पूरा निर्माण कार्य बहुत ही सुंदर ढंग से हुआ है। क्या आपने फरमाया था कि आप लंगर को बड़ा करना चाहते हैं? मेरा विचार है कि हम दिसंबर के अंत तक यह कार्य पूरा कर लेंगे। मैं चाहता हूं
कि नदी को जा रही सड़क तक की सारी जमीन लंगर में मिला दी जाए। हम लंगर को अब से दुगना करके उसके चारों ओर दीवार बना देंगे। आप में से कुछ लोग यहीं होंगे जब यह कार्य चल रहा होगा। इसके लिए स्टील का ढांचा बन गया है कि अभी बनना है? यह स्टील का ढांचा असल में एक बहुत बड़ा शेड है। इसकी बहुत बड़ी छत है जो खास तौर पर बनाए गए स्टील के ढांचे के सहारे टिकी रहेगी। यह कार्य फौरन शुरू नहीं किया जा सकेगा क्योंकि किसी फर्म को इसका ठेका देना है और उसमें कुछ समय लगेगा। वे लोग खुद आकर शेड बनाएंगे। हम यहां इस प्रकार का भारी कार्य खुद नहीं कर सकते, पर हमारा अधिक ध्यान तो खुली जगह की ओर है जिसमें बैठकर लोग लंगर खा सकें। मौजूदा लंगर में करीब 35,000 लोग एक समय में बैठकर भोजन कर सकते हैं और इतने लोगों को एक बार खाना खिलाने में आधा घंटा लग जाता है। आधे घंटे में अगर 35,000 लोग खाना खाएं तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 लाख लोगों को खाना खिलाने में कितना समय लग जाएगा। इस हिसाब से सवेरे का खाना खत्म नहीं होता कि शाम का शुरू हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि लंगर की क्षमता को दुगना कर दिया जाए ताकि एक बार में करीब 50-55 हजार लोग बैठकर खाना खा सकें। इसके लिए लोगों को जमीन पर बैठकर खाने के लिए काफी जगह चाहिए। फिर बढ़ रही जरूरत के अनुसार हमें बर्तन भी खरीदने पड़ेंगे और अधिक रोटियां, दालें आदि बनाने की व्यवस्था भी करनी होगी। रोटियों की मात्रा बढ़ाने के लिए लोहों या वे बड़े तवे जिन पर उन्हें सेकते हैं की गिनती भी बढ़ाई है। इसी प्रकार सब्जी बनाने का स्थान भी पहले से बड़ा कर दिया गया है। अब जरूरत केवल खाली स्थान की है जहां ज्यादा से ज्यादा संगत एक साथ बैठ सके। हम जमीन को समतल करके उसके आसपास दीवार बनाकर दिसंबर के अंत तक यह कार्य पूरा कर लेंगे। प्रश्न: मुझे कुछ लोग दिन भर काम करते नजर आते हैं। क्या वे सभी सत्संगी हैं? नहीं, हमें कुछ मजदूर भी काम पर लगाने पड़ते हैं। ये लोग जो दिन भर राज और कारीगरों के साथ काम करते हैं, ये पास के गांवों से दैनिक रोजी वाले मजदूर हैं। हो सकता है कि ये सत्संगी हों, पर इनको इस काम के लिए दैनिक वेतन दिया जाता है। संगत तो सिर्फ दोपहर बाद 1-2 घंटे के लिए ही सेवा पर जाती है। प्रश्न: आंखों के अस्पताल के पास जो छोटे छोटे मकान बनाए जा रहे हैं, क्या वे डेरावासियों के लिए हैं? ये मकान हम पहले ही लोगों के नाम कर चुके हैं। हम एक कमरे वाले 28 क्वार्टर लोगों के निजी आवास के लिए बना रहे हैं। हमारे यहां कई पुराने सत्संगी हैं और सोसाइटी ने ये मकान उनके नाम कर दिए हैं। हर मकान में एक कमरा और उसके साथ लगा बाथरूम होगा। यहां लोगों को बस इतना ही चाहिए। नए साल में हम नए सचिवालय यानी सेक्रेटरीएट का काम शुरू कर रहे हैं। इसमें डेरे के सब दफ्तर इकट्ठे एक स्थान पर होंगे। इस समय कोई दफ्तर कहीं है, कोई कहीं। दादा लीलाराम का दफ्तर कहीं पर है, खन्ना साहिब का कहीं और तथा सोंधी साहिब का कहीं और। बोलाकानी का ऑफिस किसी अन्य जगह है और मेरा ऑफिस कहीं और। इसलिए एक सेक्रेटरीएट बनवा रहे हैं जिसमें सब दफ्तर एक स्थान में आ जाएंगे। खन्ना साहिब, सेक्रेटरी और सहायक सेक्रेटरी का निवास स्थान दफ्तर की ऊपरी मंजिल पर होगा। नीचे की मंजिल में सारे दफ्तर रहेंगे और ऊपरी मंजिल पर इन दोनों के रहने के लिए 2 फ्लैट होंगे। सेक्रेटरीएट कहां पर बनाया जाएगा? यह अस्पताल के सामने बनाया जाएगा जहां आजकल पूछताछ का ऑफिस है। इसलिए हम बड़े सत्संग घर के अहाते को भी खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये सब स्थान कुल मिलाकर अच्छा प्रभाव पैदा करें। हमने सत्संग घर के मैदान की ऊंची दीवार हटा दी है और इसकी जगह पर लोहे के जंगले वाली छोटी दीवार बना रहे हैं। क्या सेक्रेटरीएट डेरे के बीच में होगा? यह बस्ती के बीच में होगा ताकि डेरे आने वाले लोगों को दफ्तर ढूंढने में कठिनाई ना हो।
मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए आने वाला व्यक्ति जो मुश्किल से एक तरफ देख सकता होगा, वह भी दफ्तर में पहुंच सकेगा, क्योंकि दफ्तर ठीक डेरे के बीच में होगा। सब बसें वहां आती हैं और यह चौक पूरे डेरे की चहल पहल का केंद्र है। इस प्रकार सेक्रेटरी और सहायक सेक्रेटरी को हमेशा पता रहेगा कि कौन आ और जा रहा है। वे सारे डेरे पर नजर रख सकेंगे। सत्संग घर की ऊंची दीवार को हटाने का एक कारण यह भी था कि अपने कमरों से ही उनकी दृष्टि सारे गेटों पर, यहां तक कि गांव के पास तक भी जा सके। राह में तब कोई रुकावट नहीं होगी। असल में हमारे पास पैसे की नहीं, मजदूरों की कमी है। हम कोई अच्छा ठेकेदार ढूंढ रहे हैं और आशा है कि वह नए साल के आरंभ से काम शुरू कर देगा। क्या ठेकेदार को ढूंढने के लिए आपको दूर जाना पड़ेगा? शायद जालंधर से लाना पड़े। हम चंडीगढ़ से ठेकेदार ला रहे हैं। हमने अपने इंजीनियर लाला बरकत राम जी से कहा है कि वह कोई अच्छा ठेकेदार ढूंढ लें जो अपने राज मजदूर खुद साथ ला सके और निर्माण का कार्य कर दे। हमारे पास गिनती के राज और मजदूर हैं। वे केवल सड़कें और छोटे कमरे बना सकते हैं, मरम्मत आदि जैसे काम कर सकते हैं। सेक्रेटरिएट बनने में करीब 1 साल लगेगा, क्योंकि यह काफी बड़ा काम है। इसमें काफी खर्च आएगा, शायद 10 लाख रुपए तक खर्च हों, क्योंकि नीचे सारे दफ्तर और ऊपर रहने के लिए घर बनाए जाएंगे। मेरा दफ्तर भी इसी भवन में होगा और मीटिंग करने के लिए एक हॉल भी होगा। क्या प्रकाशन विभाग के दफ्तर भी इसी में होंगे? जहां अभी है वहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें किताबें रखने के लिए स्टोर चाहिए। हम किताबें रखने के लिए अलग स्टोर बनाने की भी योजना बना रहे हैं। और उसके बाद? ये कार्य चलते रहेंगे। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर कितना कुछ कर पाएंगे कुल मालिक ही जानता है। हम अपनी ओर से अधिक कोशिश करते रहेंगे।